नमस्कार दोस्तों, हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसका जन्म अंडे से होता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंडज, और जिसका जन्म नीचे कुल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अत्यंज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो अमृत के अनेकार्थक शब्द स्वर्ण, पारा, दूध ये तीनों हैं सिवाय मोती को छोड़कर। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है? तो मानस के हंस की कथा वस्तु बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हसोन्मुख बुद्धकालीन भारत, लोरिक चंदा की लोक कथा या तुलसीदास का मानसिक विकास। तो मानस का हंस जो कि पंडित अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई है और ये तुलसीदास के मानसिक विकास पर आधार बनाकर लिखी गई है। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। आपको असत्य इसमें पहचाना है, तो ये सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं, ये भी सही है। सभी विसर्ग सघोष हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका असत्य है कि सभी विसर्ग जो कि सघोष नहीं होते हैं। डी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से सही वाक्य को पहचानना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं या श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो इनमें से सही वाक्य हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऐसा कौन सा व्यंजन है इनमें से जिसका उच्चारण नाक से होता है? ना, चा, ढा या फिर सा। तो इनमें से व्यंजन है ना, जिसका उच्चारण नाक से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़। तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि प्राप्त हुआ है दो पंक्तियों के बीच के लिए। ठीक है, और इनको यह पुरस्कार 2002 में प्रदान किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? इम्पोर्टेंट है ये। तो करुण रस का स्थायी भाव है जो कि शोक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं अगर श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछे तो रति जो कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ठीक, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य हो जाएगा और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजित, रंजीत, अतिरंजनी या अतिरंजित। तो अतिरंजन शब्द का विशेषण हो जाएगा जो कि अतिरंजित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, उत्साह रस का स्थायी भाव क्या होता है? अभी कराया गया है। तो उत्साह जो कि वीर रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास्य रस का स्थायी भाव जो कि हास्य होगा। और वहीं करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण का होगा शोक स्थायी भाव, और श्रृंगार रस का हो जाएगा रति स्थायी भाव, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शक्ति संचित नारी, अपराधिनी, समाज सेवा करना या घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। तो शहर की दाई मुहावरे का अर्थ होता है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मराठी का संबंध जो कि महाराष्ट्र अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी लहंदाज भाषाएं आती हैं, वहीं महाराष्ट्री अपभ्रंश के अंतर्गत जो कि मराठी आती है, और मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत ध्यान रखेंगे आपकी बिहारी हो जाएगी। मगधी के अंतर्गत बिहारी के बाद आपकी बंगाली हो जाएगी, उसके बाद ओडिसी हो जाएगी, उसके बाद असमिया हो जाएगी। ये सभी मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं।
असोसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत तो पश्चिमी हिंदी आपकी हो जाएगी, पश्चिमी हिंदी। उसके बाद आपकी राजस्थानी हो जाएगी और ब्रज भाषा हो जाएगी और खड़ी बोली जो कि सौसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा कि महाराष्ट्र जो कि मराठी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, महाराष्ट्र अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी आती है। अगला है आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। तो निषेध की तो कोई इसमें बात नहीं हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन ऐसे ही स्किप हो जाएगा। तो आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में बोली जाने वाली बोली जो कि भोजपुरी है। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भोजपुरी भारत के बिहार राज्य की एक प्रमुख बोली है और यह उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। ठीक है, भोजपुरी बोली जो कि बिहारी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। अगर पूछे किस बोली की प्रमुख हिंदी बोली है, तो बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली जो कि भोजपुरी है। ठीक है। अगला है हैदराबाद किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य ही है। पूछा है कि हैदराबाद किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? सुदर्शन, ब्राह्मण, प्रताप, अभ्युदय। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो संपादन किया है उस पत्र का नाम है प्रताप। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अभ्युदय के संपादक जो कि मदन मोहन मालवीय हैं। ठीक है। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं और सुदर्शन के संपादक देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। सुदर्शन के देवकी नंदन खत्री और ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। अभ्युदय के मदन मोहन मालवीय और गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि सुदर्शन के संपादक हैं। मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पहाड़ पर, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु। तो मंगलेश डबराल को जो कि उनकी कृत है हम जो देखते हैं, इसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि 2000 में इनको प्रदान हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजानुबाहु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? प्रसन्नचित, प्रसून, प्रसन्ना, आशुतोष। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए आशुतोष एक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आशुतोष जो कि भगवान शिव का एक नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे, पर्यायवाची में पूछा जा सकता है। वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या क्रिया। तो वाक्य में काम करने वालों को कर्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति अगर पूछे तो इसकी ने विभक्ति होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे राम ने पुस्तक खरीदी, इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ने विभक्ति जो कि कर्ता कारक की है, इस प्रकार ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। वधू उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो संधि विच्छेद वो होता है, मतलब दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ हो तभी संधि विच्छेद सही होगा। ये आप ट्रिक ध्यान रखेंगे। जब तक कि दोनों शब्दों का कोई अर्थ ना निकलता हो वो संधि विच्छेद सही नहीं हो पाएगा। तो इसमें वधू इसका भी अर्थ है और उत्सव इसका भी अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वधोत्सव का संधि विच्छेद यही होगा। बाकी वध तो वध या उत्सव और वधो उत्सव, सी राइट ऑप्शन है। अगला है चित्त कोबरा के उपन्यासकार कौन है? तो चित्त कोबरा के उपन्यासकार जो कि मृदुला गर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जैसे उसके हिस्से के धूप, एक और अजनबी, कठ गुलाब, जादू का कालीन, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, तीन कैदें, वंशज, कुछ अन्य इनकी रचनाएं हैं। ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है?
तो मैन पावर रिक्वायरमेंट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है जनशक्ति आवश्यकता, यानी कि मैन पावर जनशक्ति और रिक्वायरमेंट आवश्यकता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर भर्ती नहीं कहेंगे, आवश्यकता कहेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है। अगला है रिक्यूजिशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो रिक्यूजिशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जो कि मांग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुभाव्य, अनुभवी, अनुभव योग्य या अनुभूत। तो जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुभूत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक। तो मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है जो कि है परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का विशेषण है? तो बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? अधिकरण, संबद्ध, कर्म कारक या फिर संबोधन कारक? तो हे मेरे प्यारे देशवासियों इसमें कारक है जो कि संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? अयाद, यण या गुण या फिर दीर्घ संधि। तो प्रत्यक्ष अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा प्रति प्लस अच्छ, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या फुल स्टॉप चिन्ह। तो यह फुल स्टॉप चिन्ह है जो कि पूर्ण विराम के स्थान पर भी प्रचलित है, ठीक है। ये इस तरीके का होता है जो कि इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। तो इसका समानार्थी अंग्रेजी में फुल स्टॉप होता है और हिंदी में पूर्ण विराम होता है। डी राइट ऑप्शन है। नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नई नौकरी, नई शादी, गलत ढंग से कमाई या नई उपज। तो इसका अर्थ है कि नई नौकरी। नया दाना पानी, इसका अर्थ है नई नौकरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाकू प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के आखिरी में लगते हैं। तो इसमें आकू प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आकू शब्द से आकू प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं, जैसे कि हो जाएगा पढ़ाकू, इसमें भी आकू प्रत्यय है। और उसके बाद उड़ाकू हो जाएगा, उसके बाद चाकू हो जाएगा, उसके बाद डाकू हो जाएगा। ये सभी आकू प्रत्यय से बने शब्द हैं। आगे यहाँ पर आपको अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद उससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको आंसर देना है कि निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी की कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है,
निबंध ही नहीं गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उनकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के आधुनिक अनुकूल हैं। मोटे रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा गया है। भारतेंदु युग का साहित्य इस साहित्य बोध के कारण आधुनिक माना गया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों के आंसर देते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा उचित? हिंदी साहित्य, गद्य की विधाएं, निबंध क्या है या रचनात्मक साहित्य? तो इस गद्यांश का सही शीर्षक होगा निबंध क्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है? भक्ति काल से, द्विवेदी युग से या छायावादी युग से? तो भारतेंदु युग से हिंदी में निबंध का प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है, ये सही है इसका। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है, ये भी सही है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तिगता का गुण नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं लगा दिया, जो कि गलत है, होता है पैराग्राफ के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा था कौन सा असत्य है। अगला, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या होता है? साहित्य, निबंध, स्वाधीनता या इतिहास बोध? तो आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव जो कि स्वाधीनता होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन क्या हो जाएगा? तो गद्य काव्य विधान का प्रचलन भारतेंदु से होता है, गलत है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, तो पैराग्राफ के अनुसार ये सही है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी की प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थी। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो आप अपलोड हो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देखकर अच्छी तैयारी अपनी कर पाएँ और एक बेहतर स्कोर यूपीपी में कर पाए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद दोस्तों।